हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का तीसरा लेक्चर कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरा लेक्चर, जो कि सब्जेक्ट है रेनफेड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एजी 501। ठीक है, एजी 501 का तीसरा लेक्चर, यहाँ पर गलती से एक हो गया। ठीक है, तो एजी 501 का तीसरा लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं, टाइटल है इसका सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस प्रिविलेंट इन रेनफेड एरिया। सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिविलेंट इन रेनफेड एरिया। ठीक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से कई रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो टॉपिक सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिविलेंट इन रेनफेड एरिया, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अनुमानित 142 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र में से लगभग 86 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, अनुमान लगाया गया है। एक अनुमान के हिसाब से 142 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र में से लगभग 86 मिलियन हेक्टेयर 60% वर्षा आधारित है। ठीक है, 60% क्या है, वर्षा आधारित है। 142 मिलियन का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से 86 मिलियन हेक्टेयर क्या है, वर्षा आधारित है। मतलब क्या है, रेनफेड है। रेनफेड का मतलब क्या था, वर्षा आधारित। वह भूमि जो वर्षा के ऊपर आधारित हो, जो जहां पर वर्षा के आधार पर खेती की जाती हो, अन्य कहीं से पानी की सुविधा न हो, उसको बोला जाता है वर्षा आधारित खेती। ठीक है, तो अनुमानित 142 मिलियन हेक्टेयर शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र में से लगभग 86 मिलियन हेक्टेयर 60% वर्षा आधारित है। वर्षा आधारित क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के 218 जिले शामिल है। ठीक है, देखिए कुछ राज्य दिए गए हैं, जिनमें से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये कुछ राज्य दिए गए, जिनमें से 218 जिले इसमें शामिल है। किसमें, रेनफेड लैंड में। ठीक है, मतलब वर्षा आधारित भूमि में यह राज्य के 218 जिले शामिल हैं। भौगोलिक दृष्टि से वर्षा आधारित क्षेत्र में उत्तर पश्चिम में राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र, गंगा यमुना नदी बेसिन के जलोढ़ मैदान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य उच्च भूमि क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि देखिए, जो राज्य मैंने बताया कि उसके 218 जिले शामिल, वो तो अलग बात है, लेकिन इसमें फिर कुछ बताया गया है कि भौगोलिक दृष्टि से कहाँ कहाँ पर है। तो भौगोलिक दृष्टि से वर्षा आधारित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र। देखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का राजस्थानी रेगिस्तानी इलाका, ये सब भूमि जो है ना, ये सब भूमि रेनफेड ड्राईलैंड है, सॉरी रेनफेड लैंड है, मतलब वर्षा आधारित भूमि है। तो इसमें उत्तर पश्चिम क्षेत्र राजस्थान का रेगिस्तानी इलाका, मध्य भारत का पठारी क्षेत्र, गंगा यमुना नदी बेसिन के जलोढ़ मैदान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य उच्च भूमि क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र में शामिल है। महाराष्ट्र में दक्कन, आंध्र प्रदेश में दक्कन का पठार और तमिलनाडु के उच्च भूमि क्षेत्र वर्षा आधारित क्षेत्रों में मोटे अनाज का 91%, दाल का 91%, तिलहन का 80% और कपास का 65% के खेती की प्रमुखता होती है। ठीक है, तो देखिए, जो वर्षा क्षेत्र, उच्च भूमि क्षेत्र, वर्षा आधारित क्षेत्र हैं, वहां पर 91% मोटे अनाज का, कुल जितना उत्पादन भारत में होता है उसका 91% मोटा अनाज, 51% दाल, 80% तिलहन और 65% कपास की खेती प्रमुखता से होती है। इसके अलावा आय के वैकल्पिक स्रोत के रूप में किसानों की निर्भरता पशुधन पर भी बहुत अधिक है। ठीक है, किसान जो होते हैं वहां पर पशुधन मतलब पशु को भी अच्छे खासे पालते हैं। ठीक है,
तो यह था कुछ परिचय जो कि मैंने आप लोग बताया कि पूरे भारत देश में लगभग अनुमान लगाया गया है 142 मिलियन हेक्टेयर वर्षा आधारित क्षेत्र, जिसमें से 80 मिलियन हेक्टेयर लगभग 60% तक वर्षा आधारित क्षेत्र है। ठीक है, पर पूरे कृषि योग्य भूमि जो भारत में वह है 142 मिलियन, जो कि अनुमान लगाया गया है। पूरे कृषि योग्य भूमि में से लगभग 80% 60% जो है 80 मिलियन हेक्टेयर 60% वर्षा आधारित भूमि है, जहां पर वर्षा के आधार पर खेती की जाती है। जहां की मैंने आप लोगों को पूरे राज्य बताया, उस राज्य के 218 जिलों के बारे में मैंने बताया। तो चलिए अब आगे चलते हैं, देखेंगे अब सॉइल इन रेनफेड एरिया। ठीक है, वर्षा आधारित मृदा। तो इस प्रकार वर्षा आधारित कृषि लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। इस प्रकार से वर्षा आधारित कृषि लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हम लोगों को अलग से पानी नहीं देना है, वर्षा के आधार पर खेती करेंगे तो हमें लाभ भी अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसीलिए बोला जा रहा है कि इस प्रकार से वर्षा आधारित कृषि लंबे समय तक भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। आगे देखते हैं, वर्षा आधारित मिट्टी आमतौर पर खराब गुणवत्ता, कम उर्वरता, उच्च कटाव, नाजुक, उथली और भौतिक अखंडता के नुकसान के प्रति संवेदनशील होती है। ठीक है, जो वर्षा आधारित भूमि होती है वह मिट्टी मतलब आमतौर पर खराब गुणवत्ता वाली होती है, उसके अंदर कम उर्वरता होता है, उच्च कटाव होता है, नाजुक होता है, उथली और भौतिक अखंडता के नुकसान के प्रति क्या होती है? संवेदनशील होती है। इनमें बफरिंग और लचीलापन की क्षमता जो होता है बहुत कम होता है। ठीक है, जो वर्षा आधारित भूमि होता है इसमें बफरिंग और लचीलापन की क्षमता बहुत कम होता है। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी में लवणों की अधिकता, लवणीय क्षार मिट्टी और उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी की अधिकता होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, समझिएगा कि शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में, जहां पर एकदम शुष्क ड्राई लैंड है और जहां पर कुछ हद तक वर्षा होती है, वहां की बात कर रहे हैं, तो जहां पर कुछ हद तक वर्षा होती है वहां पर लवण अधिक होते हैं और उप आर्द्र और आर्द्र क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी की अधिकता होती है। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व और सुधारक मुख्य रूप से चूना की कमी होती है और समय समय पूरकता की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए जो कि इस टॉपिक में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मिट्टी और जलवायु दो प्रमुख कारक होते हैं। ठीक है, हमारे फसल को उगाने के लिए, जो वर्षा कृषि में फसलों की उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। वर्षा आधारित मिट्टी आमतौर पर खराब गुणवत्ता वाली होती है, इनमें बफरिंग और लचीलापन बहुत कमजोर होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी में लवण की अधिकता और उप और नम और आर्द्र क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी की अधिकता होती है। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल इन रेनफेड एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल इन रेनफेड एरिया, मिट्टी अधिकतर मोटी बनावट वाली, कम पानी धारण करने की क्षमता के साथ अत्यधिक निम्नीकृत कई पोषक तत्वों की कमी वाली होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो मिट्टी होती है वह अधिकतर मोटी बनावट वाली, कम पानी धारण करने की क्षमता के साथ अत्यधिक निम्नीकृत कई पोषक तत्वों की कमी वाली होती है, मतलब इसके अंदर कई पोषक तत्वों की कमी पाया जाता है और इस प्रकार गहन फसल के लिए अनुकूल नहीं होती है। शुष्क भूमि क्षेत्रों में लगभग 30% मिट्टी अल्फीसोल्स और संबंधित मिट्टी से 35% वर्टिसोल और संबंधित मिट्टी और 10% जलोढ़ क्षेत्रों के एंटीसोल द्वारा कवर की जाती है। ठीक है, देखिए सब आप लोगों को थ्योरी पढ़ना, कुछ इसमें समझाने लायक नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को बताता चला जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ और जहां जहां पे समझाने को है मैं समझा दे रहा हूँ अपने से। ठीक है, अधिकांश अल्फीसोल्स रेतीले दोमट हैं। अधिकांश जो अल्फीसोल्स होते हैं वह रेतीले दोमट हैं, जिनमें मिट्टी की उप मृदा जलोढ़ परत होती है, कम पानी धारण करने वाली और सूखे की संभावना होती है। वर्टिसोल गहरे होते हैं, वर्टिसोल जो होता है गहरा होता है, लगभग 15 से 240 सेंटीमीटर गहरा होता है, जिनमें मिट्टी की मात्रा 30 से 70% होती है और क्षार से समृद्ध होते हैं। मिट्टी के प्रकार स्मेकटाइट, मोंटमोरिलोनाइट और बीडेलाइट है। मिट्टी में उच्च जल धारण क्षमता अक्सर उपजाऊ और कम सूखा प्रवण होती है। मिट्टी में जो उच्च जल धारण क्षमता होती है वह अक्सर उपजाऊ और कम सूखा प्रवण होती है। वर्षा आधारित मिट्टी में आमतौर पर कार्बनिक पदार्थ कम होते हैं
और सतह पर प्रतिक्रिया करने पर क्षारीय से लेकर थोड़ी अम्लीय होती है और ऊपरी 150 सेंटीमीटर में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि जो वर्षा आधारित भूमि होती है, मिट्टी होती है, वह आमतौर पर कार्बनिक पदार्थ, उसके अंदर आमतौर पर कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वह कम होते हैं और सतह पर प्रतिक्रिया करने पर क्षारीय से लेकर थोड़ी अम्लीय होती है और ऊपरी 150 सेंटीमीटर में कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोटे से मध्यम बनावट और कम जैविक गतिविधि वाला होता है। ठीक है, ऊपरी मिट्टी कई बनावटी समूहों को दर्शाती है, जैसे दोमट, रेत, बलुई दोमट, दोमट, गाद दोमट से लेकर चिकनी दोमट तक। मिट्टी मुख्य रूप से मोटी बनावट वाली होती है, इसलिए कम पानी और पोषक तत्व बरकरार रखती है। कम कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम अवशेष पैदा करने वाली विरल वनस्पति के कारण होती है। कटाव होने पर ऊपरी मिट्टी कार्बनिक पदार्थ से रहित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है। ठीक है, देखिए जो पीडीएफ होता है मैं पीडीएफ अपने से बनाता हूँ, ठीक है, इसलिए वीडियो को बनाने में थोड़ा सा लेट होता है, क्योंकि पीडीएफ इसको पहले लिखना होता है, फिर समझना होता है, उसके बाद आप लोगों को पढ़ाना होता है और उसके बाद फिर पीडीएफ भी बनाना होता है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप लोग को 1 या 2 दिन के बाद 2 से 3 क्लास मिलने लगेगा सभी सब्जेक्ट का। चलिए आगे चलते हैं। वनस्पति को हटाना गहन कृषि, अनियंत्रित और अत्यधिक चराई और सुरक्षात्मक वनस्पति से रहित बड़े असुरक्षित खेत वायु अपर्दन का कारण माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्लाइमेट स्टडी इन रेनफेड एरिया, वर्षा आधारित क्षेत्रों में जलवायु अध्ययन, जो कि हम लोग का देखिए टॉपिक जो था, हम लोग एकदम टॉपिक कोई पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग जो भी पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिलेबस के बाहर से कुछ पढ़ेंगे। तो सिलेबस में दिया था सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन प्रिविलेंट इन रेनफेड एरिया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट पर हम लोग पढ़ेंगे वर्षा आधारित क्षेत्र में जलवायु का अध्ययन, वर्षा आधारित क्षेत्र में जलवायु का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो जलवायु फसल वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। जलवायु फसल की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक है। मौसम जो जलवायु का हिस्सा है, मौसम क्या है, जलवायु का ही एक हिस्सा है। शुष्क कृषि क्षेत्र में फसल योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौसम के कई तत्वों में से शुष्क खेती की सफलता में वर्षा का प्रमुख स्थान है। ठीक है, क्या बोला है समझिएगा, कि बोल रहा है मौसम जो है जलवायु का ही एक हिस्सा है। शुष्क कृषि क्षेत्र में फसल योजना, शुष्क कृषि क्षेत्र में फसल योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौसम के कई तत्वों में शुष्क खेती की सफलता में वर्षा का प्रमुख स्थान है। अच्छी फसल के अनुकूल मौसम आवश्यक है। मौसम की असामान्यताएं जैसे चक्रवात, सूखा, ओलावृष्टि, पाला, तेज हवाएं, अत्यधिक तापमान और अपर्याप्त प्रकाश संश्लेषक विकिरण आदि के कारण आमतौर पर बहुत कम या यहाँ तक कि कोई उपज नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल तो शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून भारी मात्रा में वर्षा लाता है। शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम मानसून भारी मात्रा में वर्षा लाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद उत्तर पूर्वी मानसून आता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून का पूरक है, जो वर्षा का मुख्य स्रोत है। भारत के विभिन्न भागों में प्रकृति द्वारा विशेषता 4 प्रकार की होती है। भारत के विभिन्न भागों में प्रकृति द्वारा विशेषता 4 प्रकार की वर्षा होती है। वर्षा का अनिश्चित और खराब वितरण 2 ऐसे गुण हैं जो वर्षा आधारित खेती को कठिन बनाते हैं, जो कि मैंने आप लोग बताया था इसके पहले अगले वाले लेक्चर में, कि वर्षा का खराब और असमान वितरण, कहीं पर जब पानी की आवश्यकता नहीं होती तो वहाँ पर वर्षा हो जाती है और जहाँ पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। जिस समय पानी की आवश्यकता होती है उस समय वर्षा नहीं होती है, जिस समय पानी की आवश्यकता नहीं होती है उस समय वर्षा हो जाती है। तो यह एक बहुत खराब गुण है जहाँ पर वर्षा आधारित खेती की जाती है वहाँ के लिए। अगला है शुष्क अवधि, ड्राई स्पेल्स। यह वर्षा की एक अन्य विशेषता है। मानसून में विराम आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान अनुभव से देखा गया है। उनका महीना लगातार 2 सप्ताह से 13 सप्ताह तक बढ़ जाता है। ब्रेक को लगातार हफ्तों में 15 मिमी से, मिमी मतलब मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाली अवधि के रूप में परिभाषित किया गया। ठीक है, तो इन महीनों को 15 मिलीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाली अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला पॉइंट है जल उपलब्धता अवधि। तो जल उपलब्धता वर्षा एवं पीई पर निर्भर करता है। आर्द्र मतलब जब वर्षा पीई से अधिक हो, और नम जब वर्षा पीई से कम हो लेकिन पीईटी से अधिक हो। अवधि मिलकर सक्रिय फसल वृद्धि के लिए अनुकूल मौसम प्रदान करती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब उपलब्धता
जब उपलब्धता वर्षा एवं पीई पर निर्भर करती है। आर्द्र और नम अवधि मिलकर सक्रिय फसल वृद्धि के लिए अनुकूल मौसम प्रदान उस समय करती हैं। आगे चलिए देखते हैं हवा का वेग। अगला पॉइंट हवा का वेग। तो हवा का वेग आमतौर पर जुलाई और अगस्त के दौरान धीमा होता है। यदि हवा का वेग 18 से 20 किलोमीटर घंटा से अधिक होता है तो ऐसी अवधि शुष्क मौसम के साथ मेल खाती है। ठीक है, क्या बोला कि यदि हवा का वेग 18 से 20 किलोमीटर घंटा से अधिक होता है तो ऐसी अवधि शुष्क मौसम के साथ मेल खाती है। उस समय वाष्पोत्सर्जन उच्च स्तर पर होता है। यदि वेग कम है तो सबसे कम वाष्पीकरण दर नवंबर और दिसंबर के दौरान देखी गई। जी ठीक है, तो सबसे कम वाष्पीकरण नवंबर और दिसंबर के दौरान होती है, क्योंकि इस टाइम तो ज़्यादा धूप ही नहीं निकल पाता, कोहरा पूरा होता है। ठीक है, और ठंडी का मौसम होता है। अगला पॉइंट आर्द्रता। तो जुलाई और सितंबर के दौरान आर्द्रता अधिक होता है। फरवरी से मई के दौरान यह कम होती है। शुष्क मौसम के दौरान कम सापेक्ष आर्द्रता देखी जाती है। उच्च तापमान और कम आर्द्रता से वाष्पीकरण की मांग भी तेज हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है तापमान। तो अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में अधिकतम तापमान बढ़ जाता है। न्यूनतम तापमान दिसंबर के दौरान देखा जाता है। अगला पॉइंट है निष्कर्ष क्या निकला इन सभी टॉपिक को देखने के बाद। तो देखिए निष्कर्ष यही निकल के आया कि वर्षा आधारित क्षेत्रों में फसल उत्पादन की बहुत सी समस्या है। वर्षा का अपर्याप्त एवं असमान वितरण जो कि सबसे बड़ी समस्या है वर्षा आधारित क्षेत्र में, जिसमें बारिश का देर से शुरू होना और जल्दी खत्म होना, फसल के विकास चरण के दौरान लंबे समय तक सूखा रहना, मिट्टी की नमी धारण क्षमता कम होना और मिट्टी की कम उर्वरता, जो कि हम लोगों को यही निष्कर्ष निकल के आया, यही बहुत बड़ी समस्या है वर्षा आधारित कृषि के लिए। तो उम्मीद करते हैं तीसरा लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें क्या पढ़ना है, क्या है सॉयल एंड क्लाइमेट कंडीशन प्रिविलेंट इन रेनफेड एरिया का। ठीक है, तो मैं फिर से आप लोग बोलूंगा, इसके पिछले लेक्चर मैंने बताया था कि आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलिए। यदि आप लोग साथ में नोट्स बनाते चलेंगे तो आप लोगों की आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा यदि पढ़े रहेंगे तो बाद में सिर्फ आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए और आप लोग पीडीएफ ले लिया करिए। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।